A very good evening dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेली करंट अफेयर सेगमेंट की, जहां हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे खास न्यूज आइटम्स और लेटेस्ट न्यूज घटनाएं जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद जरूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। आप अवश्य ही आज के वीडियो में डिस्कस करी गई सभी ताजा खबरों पे ध्यान दीजिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इनके उत्तर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको इन सभी आगामी परीक्षाओं में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 30 मार्च अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट खबरों की। सबसे पहले यहां हम चर्चा करेंगे नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामलों की। यहां सबसे पहली खबर कुछ ऐसी है कि हैदराबाद बेस्ड मैत्री एक्वाटेक सेट्स अप द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एट वाइजैक स्मार्ट सिटी। हैदराबाद में स्थित एक स्टार्टअप जिसका नाम है मैत्री एक्वाटेक, इसने बनाया है विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित विशाखापट्टनम शहर में बनाया जा रहा है। इस अनोखे पानी के कियोस्क की खासियत ये है कि ये पीने योग्य पानी को दुर्लभ भूजल और सतह के जल संस्थानों से नहीं लेता, बल्कि यह हवा से करी गई हार्वेस्टिंग पर निर्भर है। यानी कि आने वाले समय में पानी की जो कमी और दिक्कत है उसके लिए ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्टेप साबित होगा। This initiative is supported by Greater Visakhapatnam Municipal Corporation and Project Seva, which is Sustainable Enterprise for Water and Health। ये एक अलायंस है USAID और SWN के बीच। तो यहां आप सोच रहे होंगे कि फिर USAID आखिर क्या है, तो आप याद रखिए दोस्तों कि ये यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट। इसका प्राइमरी काम है फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सिविल फॉरेन एड एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये जो कियोस्क बनने वाला है ये प्रोवाइड करेगा मिनरल इनरिच्ड पोर्टेबल वाटर अर्थात पीने योग्य और इंसानों के इस्तेमाल करने योग्य वाटर, जो कि हार्वेस्ट किया जाएगा हवा से यानी कि वायु से, बाय मेकिंग यूज ऑफ मैत्री एक्वाटेक्स ओन मेघदूत सोल्यूशन। इसके अलावा ये कियोस्क will also function as a water knowledge resource center by creating awareness and imparting important information to members of local underserved communities। आप जानते ही हैं किस प्रकार भारत में विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशली इंटीरियर के ग्रामों में कितनी ज्यादा पानी की समस्या लोगों को हो जाती है। तो इसीलिए इस इनिशिएटिव का एक मुख्य ये भी लक्ष्य है कि ये एक ऐसा नॉलेज रिसोर्स सेंटर बनाए जहां पर लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, अवेयर किया जाए अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ गुड वाटर, यानी कि पीने योग्य पोर्टेबल वाटर के जो फायदे हैं उसके ऊपर, और किस प्रकार से वो लोग अपनी जिंदगी में सैनिटेशन और हाइजीन के प्रति स्वच्छ प्रैक्टिसेस अपनाएं। तो अब इसके साथ देखते हैं फिर कौन सी दूसरी राष्ट्रीय खबर आज हमारे साथ जुड़ी है। यह है कि किस प्रकार बिपिन रावत फॉर्मली commissioned the Indian Coast Guard ship Vajra in Chennai। यहां ऐसा हुआ दोस्तों कि द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने फॉर्मली कमीशन करी है इनटू सर्विस द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिसका नाम है वज्र। तो इसका नाम आप अवश्य याद रखिए। तो ये वज्र है और कहां इसकी कमीशनिंग की गई, तो ये चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में करी गई, जो कि स्वाभाविक सी बात है चेन्नई में तमिलनाडु की राजधानी में स्थित है। और ये जो ICGS वज्र है ये छठी है इस सीरीज में ऑफ द 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल कंस्ट्रक्टेड बाय लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, कि 98 मीटर आकार के साथ इसको डिजाइन किया गया है लार्सन एंड टर्बो ने एट कटुपल्ली इन चेन्नई। और इसमें
स्थापित करा गया है एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सेंसर्स एंड मशीनरी, जिससे कि इंडियन कोस्ट गार्ड की कैपेसिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। The ship is also designed to carry one twin engine helicopter। ये इस शिप की कुछ खास विशेषताएं हैं जो यहाँ लिखी गई हैं कि किस प्रकार से इसमें एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होगा, 4 हाई स्पीड बोट्स होंगी इंक्लूडिंग 2 रिजिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स फॉर स्विफ्ट बोर्डिंग ऑपरेशंस। वज्र विल बी बेस्ड एट ट्यूटिकोरिन और ये एक्सटेंसिवली डेवलप करी जाएगी फॉर सर्वेलेंस, यानी कि निगरानी के काम आएगी ये ऐसी जगहों में जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं भारत के कोस्टल रीजन पे। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ चर्चा भी करी है अभी अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो ये जानना आवश्यक है कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है। तो आप याद रखिए कि ये एक मैरिटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है भारत की, विद जुरिस्डिक्शन ओवर टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूडिंग कॉन्टिगुअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और अगर यहाँ बात करी जाए कि इसकी स्थापना यानी कि स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, तो आप बिल्कुल ना भूलिए कि फिर फरवरी 1977 में इसकी स्थापना करी गई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की। फिर यहाँ ये भी जान लेते हैं कि इसके हेडक्वार्टर्स अर्थात मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। जी हाँ, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। इसके साथ अब चल के देखते हैं कुछ विशेष अंतरराष्ट्रीय मामले आज कौन से हैं यहाँ। तो पहला अंतरराष्ट्रीय मामला है कि किस प्रकार 2020 को माना गया है बेस्ट ईयर फॉर विंड इंडस्ट्री, और ये कहा गया है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के द्वारा। डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक 2020 को बेस्ट साल माना गया है इन हिस्ट्री फॉर द ग्लोबल विंड इंडस्ट्री एज दिस सेक्टर इंस्टॉल्ड 93 gigawatt of new capacity in 2020 according to a new report titled Global Wind Report 2021, जिसे कि रिलीज किया गया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ये 16th एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है रिलीज्ड बाय द GWEC अर्थात जिसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा की, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, और इसे रिलीज किया गया फॉर्मली ऑन मार्च 25, 2021। 93 GW here represent a 53% year to year increase, यानी कि हर साल हुई वृद्धि को ये आंकड़ा दर्शाता है यहाँ। अब इस रिपोर्ट के मुख्य क्या थे पैरामीटर्स, क्या इस रिपोर्ट के मुख्य मुद्दे थे जो हमें जानने जरूरी हैं। तो एज पर दिस रिपोर्ट द ग्लोबल विंड पावर मार्केट इंक्रीज्ड 4 times in its size over the past 10 years। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 10 सालों में ग्रोथ अच्छी चल रही है ग्लोबल विंड पावर मार्केट में, 2020 में तो कुछ अत्यधिक ग्रोथ हुई है। और ये जो इंक्रीज हुआ है, ये जो वृद्धि हुई है, This has been driven by a surge of installations in China and US alone, यानी कि चाइना और यूएस के देश में इतने ज्यादा इंस्टॉलेशन किए गए हैं कि इस वजह से इस मार्केट में बेहद वृद्धि हुई। However, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार द करेंट रेट ऑफ विंड पावर जो इंस्टॉल हो रही है ये अच्छी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अगर हमें कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करनी है 2050 तक, परंतु रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस रेट पे अगर इंस्टॉलेशंस हुए तो 2050 तक कार्बन को पूरी तरह से वातावरण से खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जरूरत है इस समय मिनिमम 180 GW न्यू विंड एनर्जी एवरी सिंगल ईयर की। जब तक इतने इंस्टॉलेशन नहीं होते तब तक की प्री इंडस्ट्रियल लेवल के तापमान को दोबारा से पाना, अचीव करना एक तरह से नामुमकिन ही है। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि फिर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल आखिर क्या है। तो ये आप याद रखिए कि GWEC जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में, और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है टू प्रोवाइड अ क्रेडिबल एंड रिप्रेजेंटेटिव फोरम फॉर एंटायर विंड एनर्जी सेक्टर एट द इंटरनेशनल लेवल। अगर बात करें कि इसके मुख्यालय कहां स्थित हैं, तो आप याद रखिए दोस्तों कि बेल्जियम देश में ब्रसल्स नाम के शहर यानी कि वहां की राजधानी में इसके मुख्यालय स्थित है। विद दिस अब चल के देखते हैं अगला अंतरराष्ट्रीय मामला, जो है कि किस प्रकार सऊदी अरब नेशंस डिस्कस द प्लान टू प्लांट 50 बिलियन ट्रीज। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने
कई अरबिक देश जैसे कि कतार, कुवैत, बहरीन, ईरान और सूडान से नेताओं के साथ एक डिस्कशन शुरू किया। इस डिसीजन का उद्देश्य है टू प्रोवाइड फॉर अ मैसिव रीजनल ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट। इसका नाम है द मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। क्या उद्देश्य है इसका? जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है कि सभी देश पार्टनरशिप करके इस एरिया में प्लांट करेंगे, यानी कि उगाएंगे तकरीबन 50 बिलियन ट्रीज, एंड इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड। रिफॉरेस्टेशन का अर्थ पेड़ों को दोबारा उगाना। आप जानते हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पेड़ों को काटना, फॉरेस्ट को खत्म करना, वैसे ही रिफॉरेस्टेशन एक ऑपोजिट प्रयास है जहां पे पेड़ों को उगा के दोबारा हरियाली के प्रति प्रयास किया जाएगा। द क्राउन प्रिंस अनवेल्ड, यानी कि इन्होंने दर्शाया कि एम्बिशियस कैंपेन ये जो बन रही है इसमें सऊदी अरेबिया प्लान करेगा प्लांटिंग ऑफ 10 बिलियन ट्रीज इन द कमिंग डिकेड। और क्योंकि ये काम कर रहे हैं बाकी अरब देशों के सहयोग से, तो 40 बिलियन एडिशनली दे विल प्लांट मोर ट्रीज, इस इरादे से कि कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए और जो पोल्यूशन और जो भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें कमी आए। तो ये एक बेहद ही सराहनीय इनिशिएटिव है टुवर्ड्स अ ग्रीनर एंड अ क्लीनर वर्ल्ड। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ ऑयल प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ और भी प्रयास किए जाएंगे इस इनिशिएटिव के अंतर्गत, जैसे कि टू प्रिजर्व द मरीन एंड कोस्टल एनवायरनमेंट एंड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ नेचुरल रिजर्व्स। द साउदी ग्रीन इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ प्रिंस विजन ऑफ 2030, यानी कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उनका जो एक ब्रॉडर प्लान है जिसको कि विजन 2030 के नाम से बुलाया जाता है, उसके अंतर्गत ही ये ग्रीन इनिशिएटिव आता है। और अल्टीमेट द लार्जर एम यहां होगा कि किस प्रकार से ये सभी देश तेल पर अपनी निर्भरता कम कर दें और इसीलिए एक क्वालिटी ऑफ लाइफ में वृद्धि करना, उसमें इंप्रूवमेंट के प्रति कदम बढ़ाएं। तो अब चल के देखते हैं आज का अगला अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, जो है कि किस प्रकार वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 फॉर डेटा फॉर बेटर लाइव्स। ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया गया है हाल ही में बाय द वर्ल्ड बैंक और इसका टाइटल है डेटा फॉर बेटर लाइव्स। The World Development Report focuses on how data can improve the lives of poor people, यानी कि विश्व भर में किस प्रकार से एडिक्वेट डेटा और इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल से एक नॉलेज मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है बाद में, जिससे सभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के अनुसार एक बेटरमेंट इनिशिएटिव लिया जा सकता है। ये इंश्योर करने के लिए ये आश्वासन के साथ कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कितना ज्यादा पोटेंशियल है, कितनी ज्यादा क्षमता है डेटा में टू चेंज द लैंडस्केप एंड टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल। साथ साथ में ये भी रियलाइज कराता है डेटा कि किस प्रकार से डेटा का दुरुपयोग भी रोकना है, जिसके कारण कई लोगों को समाज में, बिजनेस, इंडिविजुअल और सोसाइटीज को हानि भी पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट के द्वारा वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य है टू सपोर्ट इट्स क्लाइंट कंट्रीज बाय आइडेंटिफाइंग वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आर मोर क्रिटिकल, क्योंकि आप जानते हैं अगर ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है तो फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये जो पीपीपी मॉडल है, ये बेहद आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए डेटा ही यहाँ पे एक ऐसा हथियार है जिससे पता चलता है कि किन एरियाज में और किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अब चल के देखते हैं दोस्तों कि फिर आज हमारे साथ कौन सी वो विशेष नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज हैं जिनके ऊपर की हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां सबसे पहले हम बात करेंगे नोटेड ओडिसी डांस एक्सपोनेंट की, जिनका नाम है लक्ष्मी प्रिया मोहापात्रा और अभी अभी हाल ही में इनकी दुखद मृत्यु हो गई है एंड शी पास्ड अवे ड्यू टू एज रिलेटेड एलिमेंट्स। उनकी उम्र 86 वर्ष की थी। She was the wife of famous classical dancer केलुचरण मोहापात्रा और इन्होंने अपने डांसिंग करियर की शुरुआत एक बेहद कम उम्र में ही कर दी थी एट द अन्नपूर्णा थिएटर इन पुरी, यानी कि इन उड़ीसा इन 1947। तो इस चर्चा के बाद अब देखते हैं कौन सी अगली पर्सनालिटी न्यूज में है और ये है डेनिस सेसाउ यूएसओ, जिनको कि री इलेक्ट यानी कि पुनः इलेक्ट किया गया है एज द
प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोंगो और इन्होंने ये विजय हासिल की है बाय विनिंग बाय 88.57% ऑफ वोट्स, यानी कि एक मैसिव विक्ट्री इन्हें मिली है। 77-year-old new president has been ruling the country for 36 years. He won the first presidential election in 1979 और इसके पश्चात इन्होंने लगातार 1992 वर्ष तक 3 बार शासन किया। और क्योंकि बात यहाँ रिपब्लिक ऑफ कोंगो की चल रही है तो ये भी जल्दी से आपको मैं याद दिला दूं कि इसको कोंगो ब्राज़ाविले के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल की अगर बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि कैपिटल है इसकी ब्राज़ाविले। और मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है फिर इस देश की, तो करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो अब चलिए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में क्या खबर आज हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ HDFC बैंक has extended its fixed deposit special scheme for senior citizens. Private sector lender HDFC बैंक ने स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जो इनकी खास तौर पे वृद्ध सिटीजन्स यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है उसको बढ़ा दिया है लगातार अब तीसरी बार। ये बैंक ऑफर कर रहा है स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट अर्थात FD स्कीम सीनियर सिटीजन्स के लिए जिसका नाम है सीनियर सिटीजन केयर FD स्कीम। The bank gives higher interest rate on these special FDs for senior citizens. एक हायर इंटरेस्ट रेट वाली इस FD स्कीम को बढ़ा दिया है। HDFC बैंक offers 75 basis points higher interest rate on these deposits. If a senior citizen puts a fixed deposit in this bank under the HDFC बैंक सीनियर सिटीजन केयर FD तो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल जो होगा FD पे वो हो जाएगा 6.25%। इसके पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI ने भी एक ऐसे ही स्कीम को एक्सटेंड किया था टिल 30 जून 2021 और आज के समय में वर्तमान समय में SBI 5.4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है ऑन 5-year FD फॉर द जनरल पब्लिक। परंतु अगर सीनियर सिटीजन्स यानी कि वृद्ध सिटीजन्स में से कोई अपने फिक्स डिपॉजिट इस स्कीम के अंडर डालते हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ के मिलेगा जो होगा 6.20%। विद दिस अब जल्दी से चल के देख लेते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स अर्थात पुस्तकों और पुरस्कारों के सेगमेंट में यहाँ कौन सी खबर आज है। यहाँ बात करेंगे हम कि किस प्रकार अमेरिकन ऑथर कार्मेन मारिया मचाडो ने 2021 का राथबोन्स फोलियो लिटरेरी प्राइज जीता है। जानी मानी अमरीकी ऑथर कार्मेन मारिया मचाडो ने ये राथबोन फोलियो प्राइज जीता है फॉर द ईयर 2021। परंतु क्यों दिया इन 34 वर्षीय जानी मानी ऑथर को ये अवार्ड, तो इनको अवार्ड मिला आप याद रखिएगा इनके मेमोआ के लिए अर्थात इनकी स्मरण पुस्तक के लिए जिसका नाम है इन द ड्रीम हाउस जिसको कि रिलीज किया गया था 2019 में। अब अगर बात करें राथबोन्स फोलियो प्राइज की जो कि आप जानते हैं एक बेहद प्रसिद्ध पुरस्कार भी है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो आप याद रखिए कि राथबोन फोलियो प्राइज एक ऐसा साहित्यिक पुरस्कार है जो कि लंदन में स्थित पब्लिशर द फोलियो सोसाइटी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2014 और 2015 में और उसके बाद 2016 में कुछ गैप के बाद एक छोटे से अंतरकाल के बाद दोबारा से 2017 से इसका नाम बदल दिया गया जब राथबोन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ज्वाइंड एज अ स्पॉन्सरर फॉर दिस अवार्ड। और अब इसके साथ चल के देखते हैं खेल समाचार आज कौन कौन से हैं। तो यहां हम बात करेंगे कि किस प्रकार गर्ल गैंग को अनाउंस कर दिया गया है एज द ऑफिशियल सॉन्ग फॉर ICC विमेन वर्ल्ड कप 2022। ये तो एक बेहद चर्चित खबर है क्योंकि आप जानते हैं कि ICC वर्ल्ड कप विमेन will be held in New Zealand from March 4 to April 3, 2022 और इस आने वाले इवेंट में इस आने वाले टूर्नामेंट के लिए जो ऑफिशियल गाना नियुक्त किया गया है उसका नाम है गर्ल गैंग। ये सॉन्ग को प्रेजेंट किया है न्यूजीलैंड बेस्ड सिंगर जिन विगमोर ने और ये भी आप सभी जानते होंगे कि क्यों ये इवेंट 2022 तक टाला गया। तो ये इसलिए टाला गया कि पहले इसको शेड्यूल किया गया था फॉर February 2
मार्च 7, 2021। परंतु आप जानते ही हैं कि विश्व भर में चलते कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण बाद में फिर इसको स्थगित कर दिया गया और री आयोजित किया जाएगा अब ये इन 2022 इन न्यूजीलैंड। विद दिस अब चल के देखते हैं कि आज कौन सा आवश्यक दिवस है। तो आवश्यक दिवस में आज एक ऐसा दिवस है जब आज ही की तारीख अर्थात 30 मार्च के दिन वर्ष 2016 में द गुड समैरिटन लॉ वॉज पास्ड। क्यों ये इतना विशेष है? क्योंकि इसके पहले तक रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले और गंभीर रूप से घायल हो जाने वाले व्यक्तियों को अक्सर फर्स्ट एड और मदद नहीं मिलती थी और शायद यही वजह भी है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार लाखों लोग हर साल भारत में रोड एक्सीडेंट में मारे जाते थे। परंतु 2016 एक ऐसा विशेष साल बना जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुड समैरिटन गाइडलाइन को एक लॉ के रूप में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग देयर स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 141। एज पर द न्यू पॉलिसी अर्थात इस नए नीति के अनुसार अब जिस अस्पताल में पीड़ितों को दुर्घटना के बाद ले जाया जाएगा मददगारों के द्वारा, वहां इन मददगारों से कोई एक्स्ट्रा पूछताछ नहीं की जाएगी। इनफैक्ट इन्हें वहां रोका भी नहीं जाएगा। उन्हें अस्पताल में प्रवेश या पंजीकरण करने के लिए भुगतान भी देने की कोई जरूरत नहीं होगी और आगे भी अगर उन्हें किसी भी तरह का एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा तो वो भी एक नियम के तहत होगा। एंड द विटनेस विल बी एग्जामिन्ड ओनली वंस, ओनली ऑन अ सिंगल ओकेजन। और ये एग्जामिनेशन किया जाएगा या तो सेक्शन 284 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के द्वारा या फिर सेक्शन 296 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के द्वारा। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हैसल में वो नहीं पड़ेंगे। अब चलते चलते जल्दी से मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में तो कुछ भी पूछा जा सकता है इस लॉ से संबंधित, कि कर्नाटका था वो पहला भारतीय राज्य जिसने पहली बार गुड समैरिटन लॉ को प्रॉपरली पास करके एक एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट किया था। तो इसके साथ अब चल के बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आवश्यक और दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में। यहां आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र की। तो यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए फैक्ट्स एक ऐसा सेगमेंट है जो आप देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, बल्कि किसी भी डिटेल में यहां सवाल आ जाते हैं। तो इसीलिए आज जल्दी से चर्चा करके देखते हैं कि क्या है वो विशेष बातें यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी जो एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, develop friendly relations among nations and to achieve international cooperation। कहाँ है इसके मुख्यालय स्थित? तो इसके मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स में। और कई इसके और भी रीजनल ऑफिसेस हैं जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, नैरोबी में है, वियना में है और द हाग में है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब करी गई? एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 1945 में। और क्या जरूरत पड़ी इसकी स्थापना की? तो जरूरत यह थी कि इसे बनाया गया वर्ल्ड वॉर द्वितीय के बाद। क्यों? क्योंकि जो इसका पूर्वज ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। यूनाइटेड नेशंस के 6 मुख्य अंग हैं जो कि है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। परंतु यहां आप कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, क्योंकि अब ट्रस्टीशिप काउंसिल को रद्द कर दिया गया है। कब किया गया इसको रद्द? तो इसके ऑपरेशन सस्पेंड हो गए थे 1 नवंबर 1994 में, जब लास्ट रिमेनिंग यूएन ट्रस्टी टेरिटरी पलाऊ को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया गया था। तो 1994 में विद द इंडिपेंडेंस ऑफ द लास्ट टेरिटरी ऑफ यूएन पलाऊ, द ट्रस्टीशिप काउंसिल स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशंस। और अब ये भी देखते हैं चल के कि जो 4 ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं वो लोकेटेड हैं यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में अर्थात न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही। परंतु एक ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर कहीं और स्थित है, तो ये है नेदरलैंड, जिसको कि हम हॉलैंड देश भी कहते हैं, वहां स्थित। और वहां के एक शहर द हाग, जिसको कि डन हाग भी कहा जाता है, वहां पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर स्थित।
The United Nations system includes a multitude of specialized agencies. कई सारी specialized agencies भी जुड़ी हुई हैं यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग कार्य प्रणाली के लिए, और ये कई सारे फंड्स और प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, और इसी के साथ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते कितना महत्वपूर्ण रोल हो गया है इसलिए इसका, और इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा प्रबल है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इसकी एजेंसी है, प्लस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी है, यूनेस्को भी है जो कि कल्चरल और सोशल एजेंसी है, और यूनिसेफ भी है जो कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर डील करती है। और यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो ये है यहाँ के सेक्रेटरी जनरल। और वर्तमान समय में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिर कौन है प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, तो आप इनका नाम अवश्य याद रखिए। ये पोर्चुगीज पॉलिटिशियन और डिप्लोमैट है एंटोनियो ग्यूटेरेस, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल की शुरुआत करी थी 1 जनवरी 2017 में। अब अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की एक बेहद ही इंपॉर्टेंट अंग सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये रिस्पॉन्सिबल है विद मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑल्सो, जबकि यूएन के बाकी सारे अंग जो हैं वो खाली रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपनी मेंबर स्टेट्स को, परंतु सिक्योरिटी काउंसिल ही एक वो ऐसा अनोखा और इकलौता अंग है जिसके द्वारा बनाए गए लॉज या फिर जिसके द्वारा लिए गए डिसीजन सभी मेंबर कंट्रीज पे पूरी तरीके से बाध्य हैं अंडर द टर्म्स ऑफ चार्टर आर्टिकल 25। सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन, अगर बात करें इसकी व्यवस्था की, तो आप याद रखिए कि 15 मेंबर यहां टोटल होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इन 15 में से 5 होते हैं परमानेंट मेंबर, जो कि है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। और इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी यहां होते हैं, जिनको कि 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है बाय द जनरल असेंबली। और ये तो एक फैक्ट विशेष रूप से आपको याद होगा ही कि हाल ही में भारत को भी सीट दी गई है नॉन परमानेंट मेंबरशिप की ऑफ द यूएन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। तो इसके साथ अब चल के देखते हैं थोड़े से और दिलचस्प फैक्ट यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कि किस प्रकार की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें, जिसको कि हम कभी कभी वर्ल्ड कोर्ट अर्थात विश्व न्यायालय भी बुलाते हैं, ये एक ऐसा अंग है यूनाइटेड नेशंस का जिसका काम है झगड़ों और मुठभेड़ को सॉल्व करना, सारे विवादों को निपटाना जो कि अक्सर मेंबर कंट्रीज के या फिर वर्ल्ड में अलग अलग मेंबर कंट्रीज के बीच हो जाते हैं। ये एडवाइस करता है इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ और एक एडवाइजरी ओपिनियन देता है ऑन इंटरनेशनल लीगल इश्यूज। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो आपको याद होगा कि नेदरलैंड में द हाग में इसके मुख्यालय स्थित हैं, जिसको कि हम डन हाग भी कहते हैं, और जो हॉलैंड देश में है या फिर इसको नेदरलैंड भी कहा जाता है वहां पर स्थित हैं। और ये जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या वर्ल्ड कोर्ट है, ये भी एक उत्तराधिकारी है इसके पहले एग्जिस्ट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे कहा जाता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस पीसीआईजे। इसको बनाया गया था 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने, लेकिन जब लीग ऑफ नेशंस का ही अस्तित्व नहीं रहा तो यहीं से आप याद रखिएगा कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस भी अब नहीं है, बल्कि उसकी जगह है उसका सक्सेसर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यहां पर 15 जजेस होते हैं दोस्तों जो इस पैनल में काम करते हैं, और इन सभी 15 जजेस को सिलेक्ट यानी कि नियुक्त किया जाता है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा फॉर 9 इयर्स। एक लंबे 9 साल के कार्यकाल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। तो अब इन सभी इंपॉर्टेंट खबरों और कुछ बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ चल के जल्दी से देखते हैं कौन से सवाल हमारे सामने हैं। तो पहला सवाल है कि वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर बीन सेट अप। कहां हुआ है ये स्थापित? ऑप्शंस है ए मुंबई, बी पुणे, सी वाइजैक या फिर डी पटना। अगला सवाल है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड सिचुएटेड। कहां है भारतीय तट रक्षक का मुख्यालय स्थित? ऑप्शंस है ए नई दिल्ली, बी मुंबई या फिर बॉम्बे, सी चेन्नई या फिर डी कोलकाता। सिमिलरली अगला सवाल कहता है व्हेन वाज द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल स्टैब्लिश्ड। कब करी गई थी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल स्थापित? ऑप्शंस है वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में, 2004 में या फिर डी वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल सिचुएटेड। कहां है इस
ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित? ऑप्शन है, क्या ये ब्रसल्स में है जो कि बेल्जियम की राजधानी है, या फिर ये बी पेरिस में है जो कि फ्रांस की राजधानी है, या फिर ये है सी लंदन में जो कि यूके की राजधानी है, या फिर ये है डी जनेवा में जो कि स्विट्जरलैंड में एक शहर है। अगला सवाल है, फेमस क्लासिकल डांसर लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच डांस फॉर्म? अर्थात लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा जी किस जाने मानी क्लासिकल भारत नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? क्या ये भरतनाट्यम की एक्सपोनेंट थी, या फिर बी ओडिसी की? वॉज शी एसोसिएटेड विद सी कथक, या फिर डी मणिपुरी? अगला सवाल है, डेनिस ससाउ यूएसओ has been selected या फिर re-elected as the president of which country? इन्हें किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुन लिया गया है? ऑप्शन है, ए रिपब्लिक ऑफ कोंगो, कोंगो गणराज्य, बी स्वीडन, सी सोमालिया, या फिर डी इथियोपिया? Next question is, where is the 2022 ICC Women's World Cup tournament scheduled to be held? अर्थात 2022 आईसीसी महिला विश्व कप टूर्नामेंट कहां आयोजित होने वाला है? ऑप्शन है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी इटली, या फिर डी न्यूजीलैंड? और अगला सवाल है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश्ड? कब हुआ था संयुक्त राज्य स्थापित? ऑप्शन है, ए 1946, बी 1945, सी 1943, या डी 1944? Ninth question is, where are the headquarters of the International Court of Justice situated? कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुख्यालय स्थित? ऑप्शन है, ए पेरिस, बी लंदन, सी द हाग, या फिर डी जनेवा? और आखिरी सवाल आज का है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? अर्थात संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, ए 4 मेंबर्स, बी 5 मेंबर्स, सी 6 मेंबर्स, या डी 8 मेंबर्स? और इन सभी बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज के इस सेशन को दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको इससे लाभ मिले तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा दोस्तों। With this, stay safe, be healthy. Thank you so much to all of you for being with us.